गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी का इंट्रोडक्शन देखा था और इसके अध्ययन की दोनों का क्यों साथ में किया जाता है उसके रीजन के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अपन ने उसके पश्चात आयनिक त्रिज्या देखी थी कि अगर अपन एक संक्रमण श्रेणी से दूसरी संक्रमण श्रेणी में गमन करें, ठीक है, तो आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान रहता है। लेकिन संक्रमण श्रेणी खत्म होने के बाद में अगर अपन आगे आने वाले तत्वों को देखें, जैसे जेडन के बाद में, ठीक है, या फिर सीडी के बाद में जो ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक वगैरह के, तो उनके अंदर जो आयनिक त्रिज्या का मान है अचानक से वृद्धि हो जाता है। जबकि अगर अपन एक संक्रमण श्रेणी से दूसरे संक्रमण श्रेणी के अंदर जाएं, ठीक है, तो उनकी आयनिक त्रिज्याओं का जो मान है लगभग समान रहता है। ठीक है, क्योंकि तृतीय संक्रमण से, लेकिन अगर किसी वर्ग में अगर अपन द्वितीय, जैसे इसमें दे रखा था कि अगर किसी वर्ग में अगर अपन द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाएं तो आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान रहता है, क्योंकि तृतीय संक्रमण श्रेणी में लेंथेनम के बाद में क्या आता है, 14 एक्टिनेटर तो आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में बाएं से अगर दाएं जाए तो परमाणु आकार में क्या आती है, लगातार कमी आती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। और लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव तृतीय संक्रमण श्रेणी में लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों पर पड़ता है। अतः लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का परमाणु आकार इतना नहीं घटता जितना कि 4D और 5D श्रेणी के आकार में लगभग समान रहता है। ठीक है, तो 3D और 4D श्रेणी के क्या बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेंथेनम के बाद में अगर अपन देखें तो बाद में क्या आती है, लेंथेनाइड श्रेणी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। और लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर 4F ब्लॉक के अंदर अगर देखें लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या परमाणु आकार घटता है। ठीक है, तो बीच में 14 लेंथेनाइड आ जाने की वजह से क्या आता है, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव उत्पन्न होता है, और इस लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव सेकेंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी के आकारों पर पड़ता है। इसलिए सेकेंड और थर्ड के जो परमाणु आकार है वो लगभग क्या होते हैं, समान रहते हैं। 3D से 4D श्रेणी के किसी वर्ग में जाने पर परमाणु आकार में लगभग क्या 0.1 से 0.2 एंगस्ट्रॉम में वृद्धि होती है, जबकि 4D से 5D श्रेणी में कि किसी भी वर्ग में जाने पर परमाणु आयनिक आकार लगभग क्या रहता है, समान रहता है। यही कारण है कि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों के गुणधर्म जैसे जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, विलयन ऊर्जा के मान लगभग क्या रहते हैं, समान रहते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव कम होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ठीक है, कि अगर वाई से अगर अपन सीडी की तरफ चलें, ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन प्रदर्शित करता है, इसके अंदर आर यू कितनी, +8 तक। ठीक है, और अगर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें इसके अंदर, तो अपन देखते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था की विशेषता देखें सबसे पहले, कि द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना तुलना करने पर ज्ञात होता है कि भारी संक्रमण धातु में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में एफ अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता था, जबकि उसी वर्ग के द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के आर यू, ठीक है, एक तो आर यू और ओ एस अपने टेट्रा ऑक्साइडों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात +8 तक ये प्रदर्शित करते हैं। जहां प्रथम संक्रमण श्रेणी में, अब देखिए जनरल की बात आ रही है, कि जहाँ प्रथम श्रेणी +2 है वो कि क्या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था थी। ठीक है, जो कि अगर अपन बारी में बात करें तो ये अति सामान्य अवस्था है। केवल पीडी और पीटी को, ठीक है, केवल दो ही है जो कि +2 प्रदर्शित करती है सामान्य तौर पर। अतः स्थायित्व की दृष्टि से कहा जा सकता है कि एक संक्रमण वर्ग में ऊपर से नीचे उतरने पर निम्नतर अवस्था का अस्थायित्व तथा उच्चतर अवस्था का क्या स्थायित्व धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर एक वर्ग में ऊपर से नीचे उतर जाए तो अपन क्या होता है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है उसका तो अस्थायित्व बढ़ेगा, जबकि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि हल्के संक्रमण तत्व के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व आसानी से अपचयित हो जाते हैं, जबकि भारी तत्वों में कम प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सेकेंड रीजन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का, कि श्रृंखलाओं के आरंभ तथा अंत में आने वाले तत्वों की कम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात है। ठीक है, शुरू में जो एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो स्टार्टिंग वाले, ठीक है, और एक लास्ट वाले, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे कि वर्ग
के वाई तथा La वर्ग में पूर्ववर्ती तत्व Fe की भांति केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं, ठीक है? उसी प्रकार अगर अपन 3D श्रेणी के Cu के समान 4D तथा 5D श्रेणी में उसी वर्ग के तत्व Ag तथा Au भी अपने स्थायी यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इस अवस्था में उनका स्थायित्व क्या होता है, D10 विन्यास के कारण होता है, ठीक है? मतलब 3D श्रेणी का तो क्या Cu के समान 4D और 5D श्रेणी में भी क्या उसी वर्ग के जो Ag और Au है, ठीक है? अपने स्थायी यौगिक +1 में रहता है, क्योंकि +1 में होने पर क्या रहता है, उनका D10 विन्यास होता है और D10 क्या है, पूर्ण पूरित विन्यास है, ठीक है? और हमें पता है कि जो संक्रमण तत्व हैं वो तो एक तो अर्धपूरित में, एक पूर्ण पूरित में, ठीक है? और एक आंशिक पूरित के अंदर जो रहते हैं स्थायी रहते हैं, ठीक है? अर्थात जैसे एक तो D0 के अंदर, एक D0 में, एक D5 में और एक D10 के अंदर। ये जो विन्यास होता है ये इनका स्थायी विन्यास होता है, ठीक है? इस विन्यास के अंदर ये संक्रमण तत्व ज़्यादा स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कि 3D श्रेणी के Zn तथा 4D श्रेणी में Cd +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है? 3D श्रेणी में तो Zn और 4D श्रेणी में कहाँ Cd+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि 5D श्रेणी में उसी वर्ग का Hg+1 ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक स्थायी यौगिक बनाता है। 3D श्रेणी के तत्व स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए 3D0, 3D5, 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। ये अपन ने पहले ही देखा था, ठीक है? कि संक्रमण तत्व हैं वो 3D5, 3D0 और 3D10 के अंदर ही स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं और इस स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे 3D श्रेणी का Mn क्या है, अर्धपूरित है, ठीक है? तो 3D5 विन्यास के कारण उसके परस्पर ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी यौगिक बनाते हैं, परंतु 4D और 5D श्रेणी के वर्ग के तत्व TcRe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिकों का निर्माण नहीं करते, ठीक है? क्योंकि Mn के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पर 3D5 विन्यास आ जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, इसलिए वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। लेकिन अगर अपन Tc और Re की बात करें, तो Tc और Re भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उनका जो डी विन्यास है वो 5 अर्थात आंशिक पूरित या अर्धपूरित या पूर्ण पूरित नहीं रह पाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है? ये अपन ने देखा था। जबकि द्वितीय और तृतीय की बात करें, तो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन आता है यहाँ से सीधा छोटे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व तो क्या है, आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि क्या द्वितीय और तृतीय यौगिक है वो किस सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ठीक है? उसके अंदर आयनिक कंपाउंड का स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? वहीं अगर अपन द्वितीय और तृतीय की बात करें तो असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जिसकी वजह से ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के होने के कारण ये सहसंयोजक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी श्रृंखला के बाईं ओर स्थित तत्वों की क्रियाशीलता कम हो जाती है तथा उनमें धात्विक अवस्था में अवचेत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये कारण है कि पीटीएयू तथा कम मात्रा में एजी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तीसरे वर्ग के संक्रमण तत्व SCYLAC की +3 ऑक्सीकरण अवस्था, जिससे ये आयनिक गुण बनाते हैं, उनकी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात है। चतुर्थ वर्ग के संक्रमण तत्व TI, ZR, HF के लिए +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है व प्रमुखता है। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है, ठीक है? नेक्स्ट इसकी अपन बात करें मैग्नेटिज्म की, चुंबकीय प्रॉपर्टी, ठीक है? कि किसी पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की कक्षीय गति करते हैं। कक्षीय गति के लिए कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण क्या होता है? μL बराबर √LL+1 बोर बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है? और इसी प्रकार अक्षीय गति के कारण चुंबकीय गुण क्या होता है? म्यूएस बराबर 4SS+1 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अगर प्रभावी चुंबकीय गुण की बात करें तो प्रभावी चुंबकीय गुण क्या होगा? म्यू इफेक्टिव दोनों का योग होगा, अर्थात म्यूएस प्लस म्यूएल। तो म्यूएस बराबर 4√4SS+1 प्लस √LL+1, ठीक है? इस समीकरण द्वारा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का प्रभावी चुंबकीय गुण ज्ञात किया जा सकता है, परंतु अन्य परमाणु आयन अणुओं की उपस्थिति में उनके द्वारा उत्पन्न स्थित विद्युत आकर्षण के कारण कक्षीय जो आघूर्ण का मान है कम हो जाता है, ठीक है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा अपन याद कर रहे थे, ठीक है? इस सूत्र के द्वारा अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर रहे थे, ठीक है?
परंतु 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में अगर अक्षीय कक्षीय गति उनके चारों ओर स्थित अणु या अणुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होती, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में तो क्या था कि जो दो इलेक्ट्रॉन है प्रथम संक्रमण श्रेणी के, वो एक दूसरे के विपरीत गति करके जो कक्षीय गति है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। तो केवल अक्षीय गति के ऊपर ही उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विनिमय मतलब चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड कर रहा था। लेकिन अगर अपन वही इसकी बात करें 3D 4D और 5D श्रेणी की, तो इसमें क्या होता है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण पर चारों ओर स्थित अणुओं या आयनों का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः एलएस युग्मन प्रभावी होता है, मतलब दोनों ही गतियाँ यहाँ पर क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी, ठीक है। जिससे एक नई क्वांटम संख्या जे उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब एलएस कपलिंग होती है, एलएस के कपलिंग से एक नई क्वांटम संख्या क्या, जे प्रकट होती है। तो म्यू इफेक्ट क्या होता है, म्यू जे बराबर जी जे प्लस 1 बोर मैग्नेट्रॉन। तो जी की अगर वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, 1 प्लस जे प्लस 1 एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1। इस सूत्र से अपन 4D व 5D श्रेणी के चुंबकीय आघूर्ण के मानों का प्रायोगिक रूप से गणना कर सकते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है अपन वो अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।